माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। ये एफएमओ का एक टॉपिक है। तो प्राइमरी मार्केट ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आप कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट क्या मार्केट होता है जो लॉन्ग टर्म जो भी सिक्योरिटीज़ होती है, लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं उनमें डील करता है। तो कैपिटल मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब जब फर्स्ट टाइम हम सिक्योरिटीज इशू करते हैं, न्यू इशू मार्केट भी बोल देते हैं। और सेकेंडरी मार्केट मतलब जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं हम उनमें ही डील करते हैं। जो एग्जिस्टिंग मतलब पहले से आप सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू कर चुके हो, फिर से इशू करते हो। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं। इसको हम लॉन्ग टर्म मार्केट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइप से कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। क्योंकि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। इसकी एक डेफिनेशन कर सकते हो, जैसे कि कैपिटल मार्केट है वाइड टर्म है जो जिसमें सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, न्यू इशू से लेकर स्टॉक मार्केट तक के। अब बात आती है इसके फीचर्स। तो इसके फीचर्स में क्या दे रखा है? पहला दे रखा है इसमें सब इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब आते हैं। जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी कैपिटल है, उनके जो भी सप्लाई और डिमांड है उसको ये मैनेज करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या करता है? मैनेज करता है कैपिटल को। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बना सकते हैं कंपोनेंट्स। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? एक सप्लायर होता है जो लोन को सप्लाई करवाता है, दूसरा बोरोवर होता है जो उस पैसे को उधार लेता है, तीसरा इंटरमीडिएट जो मतलब मीडिएटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइप से कहते हो जो लैंडिंग में, बोरोइंग में हेल्प करते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट, आगे पॉइंट आता है हमारा सप्लायर। तो कहता है कि जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें 3 प्रकार के सप्लायर्स होते हैं। इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। मेन सप्लायर में आते हैं इंडिविजुअल्स, कंपनीज वगैरह, कॉरपोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स। ठीक है, फिर कहते हैं जो डिमांड होती है कैपिटल मार्केट वो ज़्यादातर कहाँ से आती है? मतलब कौन लोग हैं जो कैपिटल मार्केट में पैसा लेने आते हैं, बोरो करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट वगैरह। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये डील करें सिर्फ न्यू क्लेम्स में। ये है ना जो भी एग्जिस्टिंग क्लेम है उनमें भी डील करता है। तो डीलिंग पॉइंट बना सकते हो आप इसका। जो इफिशिएंट वर्किंग है कैपिटल मार्केट की वो क्या है कि जो मार्केटेबिलिटी है सिक्योरिटीज़ की वो कैसे होती है भाई? जो भी लोन वगैरह है वो देखना, ठीक है, कौन से क्लेम है जिनको हमने सेटअप किया, किनको नहीं किया है, वो सब इसमें होता है। अब बात आती है कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में यही है कि एक तो ये यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है उनको रिसोर्स अवेलेबल करवाता है, और जब उनको रिसोर्स अवेलेबल होंगे तो ग्रोथ होगी। दूसरा वेल डेवलप्ड कैपिटल मार्केट है, मतलब जो भी हमारा कैपिटल मार्केट उसके वेल डेवलपमेंट में भी काम करता है, क्योंकि जो भी फंड्स वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में, लैंडिंग वगैरह को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना फंड्स की कमी की, उनको सोल्व करता है। जो भी डेवलपमेंट है कैपिटल मार्केट का उनको प्रमोट करता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उनको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करवाता है। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है वो आज के टाइम में ज़रूरी हो गया है अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड को बढ़ाना है। फंक्शंस क्या हैं? एक तो जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ये उनको मोबिलाइज करता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, और दूसरा ये सिक्योर करता है जो भी फॉरेन कैपिटल है। ठीक है, और जो भी कमी है, डिफिशिएंसी वगैरह है उसको दूर करता है। और ये जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको इफिशिएंट मैनर में एलोकेट करता है, मतलब बांटता है। अब बात आती है इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा कैपिटल मार्केट था वो इतना डेवलप नहीं था, वो अंडर डेवलप था, क्योंकि प्रॉपर शेप ही नहीं थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से ही सेविंग वगैरह बढ़ी, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ी, इसीलिए इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, अलग अलग फाइनेंस आए। लेकिन फिर भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट थी वो सफ़र कर रहे थे कुछ ना कुछ डिफिशियंसी से। इसीलिए 2001-2002 में एक रिपोर्ट आई थी, उसने क्या सजेस्ट किए? रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कि जिससे हम इनहेंस कर सकें इसकी एफिशिएंसी को, सेफ्टी को, इंटीग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी को। तो नेचर क्या होता है कैपिटल मार्केट का? नेचर यही है कि एक तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर आते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब जो कंट्रोल में है, ठीक है, बैंक वगैरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और अनऑर्गेनाइज में आते हैं जो मनी लैंडर्स हो गए, जैसे हमारे गांव वगैरह में जो लोन वगैरह हम लेके आ जाते हैं उधार किसी से भी, जो सेठ लोग होते हैं, मनी लैंडर्स वगैरह, वो हो जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो डिमांड होती है इन फंड्स की ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो मेन पर्पस क्या होता है? उधार लेने का, प्रोडक्शन, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना ग्रोथ के लिए। जबकि जो डिमांड होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग क्यों करते हैं? कंजप्शन पर्पज़ के लिए। जो डिमांड होती है फंड्स की वो ज़्यादातर किन से आती है? कंपनी वगैरह से, गवर्नमेंट से, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। जो सप्लाई होती है हाउस होल्ड सेविंग की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक ए बैंक, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सब फंड्स को सप्लाई करती हैं कि इसमें कैपिटल मार्केट में।
जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उसके क्या फीचर्स हैं, इसमें बहुत सारी इंटरेस्ट रेट होती हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है बिजनेस की डीलिंग्स में। जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज मार्केट की तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जबकि अनऑर्गेनाइज की गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। अब बात आती है कि कैपिटल मार्केट का क्या रोल है हमारी जो भी इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ में। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ में कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, ये जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको लोगों से कलेक्ट करता है और इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा तभी तो वो रिसोर्सेज वगैरह खरीदेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी। दूसरा, ये सेविंग को मोबिलाइज करता है, मतलब लोगों से उनके जो भी सेविंग उन्होंने अपने घर पे रखी है उसको इकट्ठा करता है, मोबिलाइज करता है और कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे आपके पास पहले एक मशीन थी, आज वो बढ़कर 2 हो गई, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल को भी इंक्रीज करता है, उसको राइज करता है। कैसे, जो स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट है, कंपनीज हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल को राइज करती हैं इशू करके शेयर्स और डिबेंचर्स, क्योंकि जब शेयर्स मार्केट में इशू होंगे तो लोग उनको खरीदेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल हम किसकी हेल्प से राइज करते हैं, इसमें शेयर्स और डिबेंचर की हेल्प से। फॉर फाइनेंसिंग 5 ईयर प्लान को फाइनेंस करने के लिए भी जो कैपिटल मार्केट है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सेकंड 5 ईयर प्लान थे उसमें ही इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो डिपेंड थी नहीं की सेल पे, सिक्योरिटीज़ की सेल पर। और रेडी एंड कंटिन्यूस मार्केट कहता है कि जो स्टॉक मार्केट है ना वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बायर और सेलर है वो सेल और परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ को आसानी से, मतलब एक टाइप से कहते हो रेडी मार्केट देता है जिनको हम ना आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर, तो कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो फाइनेंशियल में यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसएफसी स्मॉल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आईएफसीआई होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर बात आती है सिक्योरिटीज मार्केट, इसमें गिल्टेज मार्केट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। कॉर्पोरेट में मतलब न्यू इश्यू, जिसे प्राइमरी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेकेंडरी मार्केट। तो गिल्टेज मार्केट मतलब नाम से क्लियर है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है। और ये जो सिक्योरिटीज़ होती है भाई गवर्नमेंट इशू कर रही है तो नॉर्मल सी बात है रिस्क फ्री होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो उसके लोग हैं पब्लिक है उसको नुकसान हो। बस यहाँ पे रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सिक्योरिटीज़ को डील करती है, जैसे एग्जांपल है डेटेड सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, ये किसके एग्जांपल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। अब बात आती है पर्पज़ क्यों है, ताकि कन्वर्ट कर सकें या रिफाइनेंस करके जो भी मैच्योर सिक्योरिटीज़ हैं फ्रेश कैश रिसोर्सेज को राइज कर सकें, और जो भी एडवांसेज है रिफंड करने की सिक्योरिटीज़ को वो अराइज कर सके जब तक कि वो मैच्योर नहीं हुई हैं। अब फीचर्स क्या हैं, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है दोनों इसमें डील करती हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी इन सिक्योरिटीज़ का यूज़ करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के रूप में। जो ये सिक्योरिटीज़ होती हैं इन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है, जो सबसे कम पाई जाती है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो नॉर्मली 100 रुपये की डिनोमिनेशन में 100, 1000, 10,000, लाख इस टाइप से। जो इंटरेस्ट होता है इन सिक्योरिटीज़ पे वो हाफ ईयरली पेबल होता है, मतलब 6 मंथ्स के अंतराल पर पेबल होता है, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। जो गवर्नमेंट होती है वो एग्जाम्प्ट होती है इंटरेस्ट से इन सिक्योरिटीज़ पे, ठीक है, मतलब छूट दे देती है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह की। जो भी इंटरेस्ट होता है ना इन सिक्योरिटीज़ पे उससे उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स वगैरह की छूट मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट है इन सिक्योरिटीज़ में वो वेल्थ टैक्स से भी छूट देती है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। जो मार्केटेबिलिटी है इन सिक्योरिटीज़ की स्टेट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मतलब करती हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ अगर लिक्विड हैं और इजीली मार्केटेबल है तो वहाँ पे कौन आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो मैच्योरिटी होती है, मतलब जब टाइम पीरियड जब इनकी पेमेंट हो जाती है वो फिक्स होता है। आरबीआई भी कई बार जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन होता है सिक्योरिटीज़ का जो पब्लिक नहीं खरीदती वो आरबीआई खरीद लेता है। जो ये मार्केट होता है ना लिमिटेड होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और एक ओवर द काउंटर मार्केट में कहता है कि जो हर सेल या परचेज है वो निगोटिएट होती है अलग से, मतलब बातचीत करके डीलिंग करके। आरबीआई भी डील करता है इन सिक्योरिटीज़ में सिर्फ वेरी लिमिटेड नंबर में ही, ठीक है, जो भी उन्हीं ब्रोकर्स की हेल्प से जिनको उसने अप्रूव किया है, ठीक है। आरबीआई प्रपोज करता है एक सिस्टम जहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग होती है, जीसैक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, जहाँ पे सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होती है। डाटा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कौन कौन सी फॉर्म्स है, तो फॉर्म्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो स्टॉक सर्टिफिकेट, प्रोमिसरी नोट एंड बॉन्ड। तो स्टॉक सर्टिफिकेट तो इशू ही नहीं करते, मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है इन्वेस्टर में। प्रोमिसरी नोट हमारे देश में पॉपुलर है और बियर नोट इंडिया में इशू करते नहीं है, तो हम पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट। तो सबसे पहले बात आती है गिल्टेज सिक्योरिटीज़ को इशू करने में कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो सब सेंट्रल स्टेट बैंक्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड वगैरह या अदर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल। प्रोसेस क्या होगा इशू का, तो जो पब्लिक डेप्ट ऑफिस होता है ना आरबीआई का वो इशू करता है इन सिक्योरिटीज़ को।
और जो ये सिक्योरिटीज़ होती है, जब ये इशू की जाती है तो नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि सब्सक्रिप्शन ओपन है। 2-3 दिन तक ओपन रहता है सब्सक्रिप्शन, तब तक आप खरीद सकते हो। अगर 2-3 दिन में, मतलब 2 दिन में या 3 दिन से पहले ही अगर सब्सक्रिप्शन फुल हो जाता है तो बंद भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे नंबर में अलग अलग ट्रेंड्स में राइज़ की जाती हैं। ठीक है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो ये राइट है कि ओवर सब्सक्रिप्शन को हम रख सकते हैं और बची हुई को आरबीआई के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं या एसबीआई की ब्रांचेस में। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर बात आती है आगे इसमें कि ये एक तो अगर फुल्ली सब्सक्राइब हो ही ना तो कौन ख़रीद लेगा उनको, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई ख़रीद लेता है। तो जो भी पोर्शन अगर नहीं बिके तो उसको आरबीआई अगर ख़रीद लेता है, वो थोड़े बहुत पोर्शन को ही छोड़ता है तो उसे क्या बोल देते हैं, ग्रूमिंग। और स्विचिंग होता है एक सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना और दूसरी को बेच देना। ठीक है, अब फिर बात आती है इसमें ऑक्शन सिस्टम भी होता है, 1992 से इंट्रोड्यूस हुआ था। 2 टाइप का होता है, मल्टीपल एंड यूनिफॉर्म। मल्टीपल मतलब जिसमें भाई अलग अलग जो बीड है वगैरह हैं वो इनवाइट होती हैं। ठीक है, प्रीमियम कलेक्ट होता है। जबकि यूनिफॉर्म होता है जिसमें एक मिनिमम डिस्काउंटेड प्राइस होता है। बात आती है ट्रेडिंग का प्रोसीजर। सबसे पहले तो वाउचर्स के थ्रू हो सकती है या सिक्योरिटीज जनरल लेजर के थ्रू या बैंक रिसिप्ट। तो डायरेक्ट सेल में तो पब्लिक डेप्ट ऑफिस होता है ना जो आरबीआई का, वो करता है ऐसा काम। वो स्पेसिफाई कर देता है अमाउंट लोन की और डेली जो सब्सक्रिप्शन का साइज़ वगैरह वो। सेल थ्रू एसजीएल अकाउंट, इस मेथड में जो ट्रांजैक्शन है उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं हम आरबीआई के द्वारा। किसमें, सिर्फ लेजर में। जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई है, जितने भी बैंक हैं वो सब सिक्योरिटीज़ लेजर मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, और सेल थ्रू बैंक रिसिप्ट, इसमें जो सेलिंग होती है वो बैंक रिसिप्ट के थ्रू होती है। ठीक है, जब तक कि कुछ बताया ना जाए। और ये हैसल फ्री होता है, मतलब भाई पैसे दो सिक्योरिटीज़ खरीदो, मतलब नॉर्मल चलता है। फिर बात आती है रिटेलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दी है। तो एक तो देखो जो कंडीशन है वो है क्या है कि 30 दिन के, मतलब जब तक कि 30 दिन एक्सपायर ना हो जाए कोई भी क्लाइंट है ना, उससे पहले मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह उनमें डील नहीं कर सकता। मतलब द कंडीशन ऑफ नॉट सेलिंग, मतलब सिक्योरिटीज़ को नहीं बेच सकता। जो रिटेलिंग है वो ऑन गोइंग मार्केट रेट्स के बेस पे होनी चाहिए, मतलब जो मार्केट में अभी रेट्स वगैरह चल रही हैं। जो सेल्स है वो किसके थ्रू होनी चाहिए, जो भी बैंक्स वगैरह हैं। ठीक है, और जो बैंक्स है डिडक्ट करें जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट है इन्वेस्टमेंट से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। गाइडलाइंस और भी है, जैसे बैंक है वो फ्री होते हैं बाई करने के लिए या सेल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आउटराइट बेसिस पे जो भी मार्केट में रेट फैली हुई हैं। बैंक्स नोट इन अंडरटेक जो रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन वगैरह उनको नहीं लेके चलते। जो भी रिटेलिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वो ऑन गोइंग मार्केट बेसिस पे होती है। कोई भी सेल नहीं होती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो अफेक्ट हो। ठीक है, इमीडिएटली ऑन सेल जो कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट है वो डिडक्ट कर दी जाती है बैंक से। और बैंक को क्या करना चाहिए, पुट इन पहले एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल रखना चाहिए ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और कॉन्करेंट ऑडिट भी करना चाहिए, मतलब काम के साथ साथ चेकिंग वगैरह भी होनी चाहिए। ठीक है, डीलर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो प्राइमरी डीलर कौन होते हैं, तो प्राइमरी डीलर मतलब जो डील करने में हेल्प करते हैं, मतलब ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट में। ठीक है, मतलब उनके सेल परचेज में हेल्प करते हैं। ये जो सिस्टम होता है प्राइमरी डीलर का, ये यूएस में तो 1960 में आया था, लेकिन इंडिया में 1995 में आया था। जो प्राइमरी डीलर होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ पे फिजिकल डिफिशिएट होता है या जहाँ पे जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलप करने में डीप एंड वाइब्रेंट मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। अब बात आती है कि किसी को प्राइमरी डीलर बनना है तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होंगी। प्री रिक्विजिट्स में पहला पॉइंट आता है हमारा, एक डेब्ट इशुएंस स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो मीडियम टर्म लिमिट बताए इन्वेस्टमेंट की। जो इंटरेस्ट रेट है लिबराइजेशन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो क्या करे, इंश्योर करे इफिशिएंट प्राइस। ठीक है, एडिक्वेट नंबर ऑफ एंड इन्वेस्टर होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड मैच्योरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब वैरायटी होनी चाहिए। पॉलिसी इम्पिटस होना चाहिए डेवलप करने के लिए सेकेंडरी मार्केट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। कम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या साइलेंट फीचर है, देखो जो प्राइमरी डीलर होता है उसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में ताकि वाइब्रेंट लिक्विड एंड ब्रॉड बेस्ड मार्केट हो। इंश्योर करना डेवलपमेंट अंडरराइटिंग एंड मार्केट को कैपेबल बनाना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। और इम्प्रूव करना सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम को जो कंट्रीब्यूट करे प्राइस की डिस्कवरी में, लिक्विडिटी को बढ़ाए, टर्नओवर को बढ़ाए, वॉलेंटरी होल्डिंग को इनकरेज करे।
जो प्राइमरी डीलर्स हैं उनको इफेक्टिव बनाना, मतलब इफेक्टिव कंड्यूइट बनाना, कंडक्ट करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, कंड्यूइट का मतलब होता है कि भाई एक वे, नाली, ट्यूब वगैरह। तो इसके लिए एलिजिबल कंडीशन मतलब कौन बन सकता है, तो देखो जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन सब्सिडरी हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इनकॉर्पोरेटेड हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, वो प्राइमरी डीलर के लिए एलिजिबल है। जितनी भी सब्सिडरी हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए NBFC के पास कम से कम 1 साल के लिए एप्लीकेशन से पहले। ठीक है, तो मतलब ये सब बता रखा है, कुछ अमाउंट बता रखा है, लेकिन जरूर नहीं, आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो। अब बात आती है कि जो प्राइमरी डीलर होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, रोल क्या होंगे। तो जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट किया जाएगा कोई एक एक्टिव रोल प्लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो। ठीक है, ताकि जो भी अलग अलग ऑब्लिगेशन लाइक प्राइमरी ऑक्शन करवाना, मार्केट मेकिंग में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के प्रीडोमिनेंस, इन्वेस्टमेंट करना, G-Sec, इन सब में वो हेल्प करेंगे। जो प्राइमरी डीलर है वो चाहिए कि वो एक स्टैंडिंग अरेंजमेंट करे RBI बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग, और अथोराइजेशन लेटर को इशू किया जाए जो RBI से, उसको 3 साल में। ठीक है, मतलब वो चेक करते रहें, अरेंजमेंट करें कि हाँ भाई टाइमली लेटर वगैरह मिले RBI से, एग्जीक्यूशन अच्छे से हो, ये सब वो चेक करें। दूसरा जो अंडरराइटिंग कमिटमेंट है डेटेड सिक्योरिटीज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवाइड की जाए 2 पार्ट्स में, मिनिमम अंडरटेकिंग कमिटमेंट एंड एडिशनल कम्पिटिटिव अंडरराइटिंग। जो MOC है, मिनिमम अंडर राइटिंग कमिटमेंट है, जो मतलब पर प्राइमरी डीलर का, वो कंप्यूट होना चाहिए इंसर्ट करने के लिए कम से कम 50% नोटिफाइड अमाउंट ईच इशू का मैंडेटरी है। ठीक है, अंडर रिटर्न करना इक्वली सभी PDs के द्वारा। जो ऑक्शंस है वो यूनिफॉर्म मतलब आइदर या तो यूनिफॉर्म प्राइस बेस पे होनी चाहिए या मल्टीपल प्राइस बेस पे होनी चाहिए, वो डिपेंड करना है मार्केट कंडीशंस पे। फिर ये कहते हैं कि जो बिड है, बिड की जो टेंडेंसी है वो स्टिपुलेटेड टाइम मतलब फिक्स जो टाइम किया गया उसके अंदर होनी चाहिए। जो PD की जो बिड है वो अंडरराइट करे कम से कम अप टू 30% ऑफ नोटिफाइड अमाउंट ऑफ इशू को, और जो बिड की ऊपर डिपेंड करते हुए सबमिट करे अंडरराइटिंग को, RBI डिसाइड करेगा कट ऑफ रेट वगैरह ये सब। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरराइटिंग कमीशन वो होता है। कई बार जब पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो हम मतलब इसको काम देते हैं, तो अंडरराइटिंग कमीशन खुद उस शेयर के पार्ट को या सिक्योरिटीज़ के पार्ट को अंडरराइट कर लेता है। अब बात आती है RBI क्या फैसिलिटीज़ देता है। तो RBI PDs को, प्राइमरी डीलर्स को बहुत सारी फैसिलिटी, देखो करंट अकाउंट की फैसिलिटी, सब्सिडी लेजर अकाउंट की फैसिलिटी, ई-कुबेर की फैसिलिटी, परमिशन है उन्हें बोरो करने की, लैंड करने की मनी मार्केट में, कॉल मनी मार्केट हो चाहे जितने भी अलग ऑल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मेंबरशिप हो इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग की, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम की, एक्सेस होना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से, एक्सेस करना लिक्विडिटी सपोर्ट RBI से जो भी स्कीम सेपरेटली नोटिफाई की जाए, और जो भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI के उन तक एक्सेस। अब बात आती है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या आता है, न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी स्टॉक एंड द सेकेंडरी मार्केट। तो कहता है कि न्यू इशू मार्केट मतलब फर्स्ट मार्केट जहाँ पे पहली बार नई सिक्योरिटीज़ में डीलिंग की जाती है। तो प्राइमरी मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए मार्केट है। ये जो मार्केट होता है ये इंक्लूड करता है कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, मेथड्स, मैकेनिज्म, सर्विसेज वगैरह जो क्या करते हैं, फ्रेश इशू राइज करते हैं दोनों के लिए, नई और एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए। ठीक है, तो मतलब जो भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड है जिनके पास सरप्लस में पैसा है उनकी सेविंग के रूप में, या तो वो क्या कर सकते हैं, शेयर से के साथ, डिबेंचर के साथ, सिक्योरिटीज़ के साथ उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट मतलब जो नई सिक्योरिटीज़ में डील करता है, जो फर्स्ट टाइम होता है, तो ये नई कंपनीज़ के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए होता है। तो क्या क्या फीचर्स हैं इसके, तो ये है कि नई सिक्योरिटीज़ के लिए होता है। ठीक है, कोई भी जोग्राफिकल मतलब कोई भी पैलेस वगैरह फिक्स नहीं होता। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो फ्रेश रिसोर्सेज राइज करता है इस मार्केट से। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी पब्लिक से डील वगैरह करना चाहती है, ये जो मार्केट है ये कोई टेंजिबल फॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं रखता, और इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है सिर्फ उसी से जो सर्विस ये देता है। जो सेबी स्टॉक एक्सचेंज है, कंपनीज एक्ट है, वो इसके ऊपर कंट्रोल मेंटेन करता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा। फंक्शंस क्या है न्यू इशू मार्केट के, ओरिजिनेशन कहता है कि जो स्पॉन्सर होता है इशू प्लेटफॉर्म का वो काम करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, रिव्यू के लिए इशू के, और कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रोसेसिंग सर्विसेज के लिए। ये जितने भी काम हैं इन्हीं को ये ओरिजिनेशन बोलते हैं। ये हेल्प करता है इशूइंग कंपनी की प्राइस फिक्स करने में, साइज ऑफ इशू फिक्स करने में, टाइम ऑफ इशू फिक्स करने में, टर्म कंडीशंस वगैरह को। अंडरराइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके द्वारा एक पर्सन होता है उसी वो ये एश्योरेंस देता है कि अगर पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करेगी किसी टाइम में तो बचे हुए शेयर्स को वो पर्सन सब्सक्राइब करेगा। मतलब एज ए सिक्योरिटी की गारंटी देता है पब्लिक को कि हाँ मिनिमम शेयर्स को सब्सक्राइब किया ही किया जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है अल्टीमेट इन्वेस्टर तक, उसे ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। मेंटेन करना रेगुलर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव अल्टीमेट इन्वेस्टर्स के साथ। 3 प्रकार के फंक्शंस होते हैं। देखो, ये फैसिलिटेट करता है रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना शेयर से एंटरप्रेन्योर्स के साथ, रिसोर्सेज को राइज करता है, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, कन्वर्जन में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। इशू मैकेनिज्म में मतलब मेथड्स क्या हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्या क्या हैं, देखो, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल वगैरह होती है। ये कंपनी पब्लिक को इनवाइट करने के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। इसमें जैसे और भी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन लाइक कंपनी का नाम, नेम एड्रेस, डायरेक्ट प्रमोटर, ऑडिटर, इन सब के बारे में होती है। ओपनिंग क्लोजिंग डेट होती है सब्सक्रिप्शन की, ये सब होता है। एडवांटेजेस क्या है, कंपनी एंड जो इशू होता है ना, वो पूरी तरह पब्लिसिटी हो सकती है, क्योंकि भाई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल्स हैं। इंटायर जो इशू प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है पब्लिक के लिए और अथॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। और क्या कहता है कि जो इशू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसकी हेल्प से जो भी कॉन्टेस्टेशन है, मतलब एक जगह पे पैसा कलेक्ट नहीं होता, हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जो इशू होता है वो लॉटरी होता है एप्लीकेंट्स के बीच में, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब बिना भेदभाव के। जो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी है शेयर्स की, वो भी हटाई जाती है। स्कैरसिटी मतलब एक जगह स्टॉक करके रखना। डिसएडवांटेजेस क्या है, द कंपनी हैज़ टू बियर द पब्लिसिटी कॉस्ट आएगी, खर्चा आएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, लाइक ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग की जो कंपनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा करेगी, प्रिंटिंग वगैरह का, लीगल कॉस्ट बियर करेगी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन की, मोड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज बेनिफिशियल है सिर्फ लार्ज इशू के। सेल, तो ऑफर फॉर सेल में क्या हो जाएगा, देखो कई बार देखो नॉर्मली तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक में शेयर ऑफर करती है और वहाँ से उन्हें सब्सक्राइब करवा कर पैसे कलेक्ट करती है, मतलब वेल्थ लेती है, ताकि भाई बेसिक अरेंजमेंट हो, काम हो। लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं करती और वो ना पैसे को प्राइवेट सोर्सेज से अरेंज कर लेती है, ठीक है। तो कहता है कि जो कंपनी एक्ट एक स्टेटमेंट होता है प्रोस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, जो फील्ड किया जाता है रजिस्ट्रार के पास कम से कम 3 दिन पहले शेयर को अलॉट करने से पहले। इसमें जो ये जो मेथड होता है, इसमें जो कंपनी होती है वो शेयर इशू करती है इंटरमीडिएटरीज के हेल्प, मीडिएटर्स के हेल्प, लाइक इशूइंग हाउस, स्टॉक ब्रोकर्स एटसेट्रा। जो इशू होते हैं उनको अंडर रिटर्न किया जाए। इस मेथड में जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो 2 स्टेज में की जाएगी। पहले स्टेज में जो कंपनी है वो इशू करेगी टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू हाउस को, स्टॉक ब्रोकर्स को एग्रीड प्राइस पर, मतलब जो पहले से फिक्स थे। सेकंड स्टेज में जो इशू हाउस है या स्टॉक ब्रोकर है वो रीसेल करेंगे अपनी सिक्योरिटीज़ को अल्टीमेट, मतलब लास्ट इन्वेस्टर्स को हायर प्राइस पर। डिफरेंस जो होगा इस प्राइसेस का उसे बोल देंगे टर्न। मतलब देखो, सबसे पहले कंपनी इंटरमीडिएट्स को देगी प्राइस पर और इंटरमीडिएटर उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स को देगी, तो उनके जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे टर्न, ठीक है। तो इसमें कहता है कि स्टॉक ब्रोकर ये अलग अलग खर्चे करते हैं, अंडरराइटिंग के, एडवर्टाइजमेंट के, जो भी है, इससे जो भी है कंपनी वो सेव हो जाती है। तो इसमें ये बता रखा है एडवांटेज, इशू कंपनी है वो खर्चों से बच जाती है, सेल्स से बच जाती है, मतलब जो भी बाधाएं वगैरह होंगी, जो कंपनी बहुत सारे खर्चे बचा लेती है एडवर्टाइजमेंट का, अंडरराइटिंग का, और जो कंपनी होती है उसे प्रोस्पेक्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है, एक तो जो कंपनी है वो तो शेयर डायरेक्ट तो बेचती नहीं है पब्लिक को, तो जो भी मीडिएटर होते हैं, इशू हाउस होते हैं, वो ज़्यादा प्राइस पर बेचते हैं और वो प्रॉफिट कंपनी को भी नहीं मिलता, वो इंटरमीडिएट्स की पॉकेट में जाता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट सेल करना सिक्योरिटीज़ कंपनी के द्वारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, इशूइंग हाउस को, ठीक है, मतलब जब इशूइंग हाउस के द्वारा या, ठीक है, मतलब जब कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को ना बेच करके जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्ट सेल कर दी जाए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इशूइंग हाउस को, ठीक है, जो भी कंपनी के शेयर्स हैं उनको किसी भी एग्रीड प्राइस पर, और फिर के द्वारा उसके द्वारा कहते हुए पेलेस करेंगे इन सिक्योरिटीज़ को विद देयर इन्वेस्टर क्लाइंट्स, है लाइक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस वगैरह। जो इंटरमीडिएट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेमोरेंडम में और इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ बातचीत करने में। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो ऑफर करता है एक्सेस टू कैपिटल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैपिटल तक, क्योंकि एक पब्लिक इशू में तो हमें ना भाई प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना बहुत ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती है। यहाँ पे आप जल्दी से पैसा राइज कर सकते हो, जो कंपनी होती है उसे ज़्यादा खर्चे वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो कॉन्फिडेंसली से लेके आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब एक तो
ज़्यादा लोगों के पास कंपनी का हिस्सा जाए, ज़्यादा लोगों के पास कंपनी की ओनरशिप जाए, ऐसा नहीं होता है। जो ये शेयर्स होते हैं, जो पब्लिक जिनमें इंटरेस्ट नहीं आती, वहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब पब्लिक खरीदेगी ही नहीं तो वहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर सकते हो। और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, या मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते पब्लिक इशू को, तो उनके लिए भी बेस्ट है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कुछ लोग ही कंपनी पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हीं के हाथ में पावर चली जाती है। जो इंटरमीडिएट होती हैं वो ऐसी स्केर्सिटी मतलब होती है कि कमी क्रिएट कर देते हैं सिक्योरिटीज़ की, और ताकि उनके प्राइस बढ़ जाएं। और जो ये मेथड है ये कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता इन्वेस्टर्स के माइंड में। फिर बात आती है नेक्स्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ। ठीक है, स्कैन आईपीओ मतलब जो फर्स्ट टाइम शेयर वगैरह इशू किए जाते हैं पब्लिक को, तो जो प्रपोजल होता है आईपीओ का सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, वो किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब होता है सेबी अलाउड करती है उन्हें यूज करना जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ के लिए। ये जो सिस्टम होता है ये रिड्यूस कर देता है टाइम वगैरह जो भी चाहिए आईपीओ को पूरा करने के लिए। ठीक है, इस सिस्टम में जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो सक्सेसफुल अलॉटीज को पूछ सकते हैं सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, जिसके बेस पर उन्हें शेयर वगैरह अलॉट किए जाएंगे। जो अमाउंट पे की जाएगी इनके थ्रू वो क्लियरिंग हाउस वगैरह को दी जाएगी। उसके बाद क्लियरिंग हाउस इनको डिपॉजिटरी के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो फीचर्स क्या हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं वो एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट ओपन करेंगे प्राइमरी मार्केट इशू के लिए। एस्क्रो अकाउंट मतलब एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो असेट्स हैं, मनी है, जो भी किसी थर्ड पार्टी के मतलब पास है, किसकी बिहाफ पर, दो अदर पार्टीज़ की बिहाफ पर। जो ब्रोकर होता है वो पहले से करेगा ऑर्डर क्लाइंट की बिहाफ पर। जब शेयर एलोकेशन फाइनलाइज हो जाएगा तो जो ब्रोकर है वो एडवाइस करेगा सक्सेसफुल अलॉटी को सबमिट करे एप्लीकेशन। जो क्लियरिंग हाउस होता है एक्सचेंज का वो डेबिट कर देगा प्राइमरी इशू अकाउंट्स को ब्रोकर के, और क्रेडिट कर देगा इश्यूअर के अकाउंट को। जो सर्टिफिकेट है वो डिलीवर की जाएगी इन्वेस्टर्स वगैरह को। फिर ये आईपीओ की कंडीशंस वगैरह तो ये नहीं है, बस रेगुलेशंस वगैरह बता रखे हैं कि क्या होंगे। ठीक है, इसके तो क्या बता रखा है देखिए लिए रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो कहता है कि जो एक इशू होगा वो आईपीओ तभी हो सकता है अगर जो नेट टेंजिबल असेट्स है कम से कम 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, जितने भी प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर हो। ठीक है, और जिनमें से 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट्स होने चाहिए। जो मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15 करोड़ होना चाहिए 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर में। ठीक है, प्रीसीडिंग 5 सालों में से। और जो नेटवर्थ है कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए 3 सालों में से, मतलब ईच प्रीसीडिंग 3 सालों में। और जो एग्रीगेट प्रोपोज्ड इशू है प्रीवियस ईयर, और जो जितने भी प्रीवियस ईयर इशू हैं वो सेम फाइनेंशियल ईयर में होने चाहिए। ठीक है, इन टर्म ऑफ इशू साइज ये 5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इफ़ इट हैज़ चेंज इट्स, अगर इसने अपना नाम बदल लिया है, ठीक है, पिछले 1 साल में, तो कम से कम 50% ऑफ रिवेन्यू फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ 1 फुल ईयर। जो इशूअर हो अगर वो सेटिस्फाइंग नहीं है वो कंडीशन से और वो इशू कर देता है आईपीओ को, तो अगर वो इशू करता है तो उसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ऐसा करना होगा। ठीक है, तो जो इशू होता है वो मेक करे आईपीओ को कन्वर्टेबल डेब्ट्स का। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हमें याद करने होंगे कि जैसे भाई एक कम से कम 1000 अलॉटित होने चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने हैं, इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा। अब बात आती है कंडीशंस हैं इसमें। तो देखो राइट इशू क्या होता है, राइट इशू होगा जैसे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने पहले से अपने शेयर मार्केट में इशू कर रखा है, तो वो अगर नए इशू मतलब करना चाहती है शेयर्स को, तो वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेगी। तो वही है, अगर कोई कंपनी वो इंक्रीज करना चाहती है अपने सब्सक्राइब कैपिटल को, ठीक है, 2 सालों में फर्दर इशू के या 1 साल में डेट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट के, तो कहता है कि ये फर्स्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेगी उस रेशियो में जितने भी पहले उनके पास शेयर्स हैं। इसे बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू के फायदे क्या है कि वही कंपनी कर सकती है जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करती है। जो राइट इशू है प्रोराटा बेसिस पे होता है, मतलब जितने शेयर उनके पास पहले से हैं। एक नोटिस इशू किया जाता है शेयर होल्डर को स्पेसिफाई करने के लिए कितने इशू वगैरह, नंबर ऑफ शेयर वगैरह इशू किए जाएंगे। टाइम दिया जाता है एक्सेप्ट करने का, राइट ऑफर वगैरह ये कम मतलब 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए। जो हर शेयर होल्डर होगा उसे एक ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब करने का या सरेंडर करने का। और एक्सपायरी पूरी होने के बाद नोटिस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास राइट है डिस्पोज करने का जो भी सब्सक्राइब शेयर्स हैं। तो जो राइट इशू है उसमें क्या क्या मेरिट्स है, एक तो इकोनॉमिकल मेथड है, दूसरा ये मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना उनको डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरा जो कैपिटल होती है राइट इशू से वो हम आसानी से ले सकते हैं दैन पब्लिक इशू के कंपैरिजन में, क्योंकि भाई पहले वाले ही हमारे ओनर में भी चेंज में नहीं आता, वही शेयर होल्डर रहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वगैरह को।
डीमैरिज है जो ये मेथड है ये इशू कर सकता हूँ ओनली उन कंपनीज के द्वारा जिनके शेयर मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये जो इशू होता है लिमिटेड रहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तक और ये कॉन्सेंट्रेट करता है वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर कुछ हाथों में। सेबी के रूल्स रेगुलेशन है जैसे कि जो लिस्टेड इशूअर होंगे ना और जो राइट इशू कर रहे हैं वो अनाउंस करेंगे कि रिकॉर्डिंग डेट पर्पज़ के लिए डिटरमाइन करने के लिए कौन शेयर होल्डर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए राइट शेयर्स के लिए। जो इशूअर्स है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट इशू एक बार अनाउंस कर दिया और अगर विड्रॉ भी कर लेते हैं रिकॉर्ड डेट से तो ये मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं कर सकते लिस्टेड के लिए। मतलब ये सब बता रखे हैं आपको, ये याद करने हैं, ठीक है। मेन पर्पज़ है मेरा बस आपको मैं वही डेफिनेशंस वगैरह करवाऊंगी जो इसमें अलग कंसेप्ट है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ स्टार्टिंग का ही पोर्शन आता है हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह और कुछ ज़्यादा नहीं आता। बोनस इशू कई बार कंपनी क्या होती है इसके पास पैसे कमी हो जाए कैश अवेलेबल ना हो तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनके डिविडेंड के बदले में शेयर वगैरह इशू कर देते हैं बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब बोनस शेयर्स वो होते हैं जो इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा बिना किसी चार्ज के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जब कंपनी है उसके पास लार्ज एक्यूमुलेटेड रिजर्व है लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कैश डिविडेंड दे पाए इनएडिक्वेट कैश की वजह से, तो वो क्या करती है एडिशनल लिक्विडिटी शेयर इशू कर देती है उस प्रोपोर्शन में जो उनके पास पहले से है बिना कोई पेमेंट चार्ज किए हुए, ठीक है। तो दो तरीके हो सकता है, बाय वे ऑफ मेकिंग एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर को या तो फुल्ली पेड कर दे बिना कोई कैश चार्ज या फ्रेशली फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर दे। कंडीशन यही है कि ये अथोराइज किया जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का जो एक डॉक्यूमेंट होता है कि बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही चेंजमेंट करना होगा। और कहता है कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो कंपनी ने पेमेंट वगैरह में इंटरेस्ट प्रिंसिपल वगैरह तो इशू कर सकती है। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को पेमेंट करने में और पार्टली पेड शेयर्स है ना वो फुल्ली पेड कर दिए हों, तो ये सब बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। डिविडेंड के लिए में नहीं कर सकते वो सब। ये बोनस इशू के लिए कंप्लीशन ये बता रखा है कि मतलब कम से कम 15 दिन में होने जाना चाहिए, ठीक है। एडवांटेज यही है कि कैश पेमेंट नहीं है, ठीक है। जो बोनस शेयर होते हैं उससे जो शेयर कैपिटल कंपनी की वो बढ़ जाती है और जो शेयर होल्डर होते हैं वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं बोनस शेयर्स को कैश नीड्स को पूरा करने के लिए। जो शेयर होल्डर की इनकम होती है वो बढ़ जाती है फ्यूचर के लिए। तो ये सब बता। डिसएडवांटेज यही है कि जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो गिर जाता है, जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज हो जाती है और जो स्पेकुलेशन है शेयर्स ऑफ कंपनी का वो बढ़ जाता है। अब बात आती है बुक बिल्डिंग, मतलब जब ऑप्शन वगैरह की बात आती है तब बात आती है। तो बुक बिल्डिंग कहता है कि एक नया ऑप्शन है इशू करने का सिक्योरिटी। जो फर्स्ट गाइडलाइन है इससे रिलेटेड वो 12 अक्टूबर 1995 को आई थी, ठीक है। इसके बाद ये जो गाइडलाइन है इनको रिवाइज किया गया टाइम टू टाइम। जो बुक बिल्डिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें शेयर्स को इशू किया जाता है फ्लोर प्राइस की हेल्प से, मतलब मिनिमम प्राइस की हेल्प से, जो इंडिकेट किया जाता है ओपनिंग से मतलब बिडिंग प्रोसेस या नीलामी वगैरह स्टार्ट होने से पहले। जो जैसे नीलामी होते हैं तो एक मिनिमम प्राइस पहले से फिक्स किया, फिर हम गाते हैं कि 2001 2002 इस टाइप से 3 तक बोलते हैं ना, इस टाइप से जो इशू प्राइस होता है फिक्स किया जाता है आफ्टर द बिड क्लोजिंग डेट। जो बुक बिल्डिंग है उसमें क्या होता है फर्स्ट अलॉटमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट का सिंडिकेट या मर्चेंट बैंकर को, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जो लीड मर्चेंट बैंकर या सिंडिकेट मेंबर है ना इशू का वो नॉमिनेट करेंगे एक बुक रनर को, और जो बुक रनर है वो सर्कुलेट करेगा कॉपी वगैरह ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट की जो सेबी के साथ फिल की गई अलग अलग इंडिविजुअल बायर्स वगैरह में जो एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ होगा प्राइस वगैरह वो सब, और जो ऑफर है वो बुक रनर को भेज दिया जाएगा और जो रिकॉर्ड होगा उसमें नाम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ये सब कुछ लिखा होगा। जो अंडरराइटर होगा वो मतलब इंटीमेट करेगा ऑर्डर जो रिसीव किए गए हैं प्लेसमेंट वगैरह का, मतलब ये सब बता रखा था। क्योंकि बुक रनर एक प्राइमरी अंडरराइटर की तरह ही काम करता है जो लीड करता है सेल वगैरह में। इसके बाद गुड गाइडलाइंस दे रखी है भाई, जैसे लीड बुक रनर सिंडिकेट मेंबर होना चाहिए, एक अंडरराइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नाम याद करने हैं। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस। अब बात आती है ESOP मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन कहता है कि इसमें क्या बताता है कि जो स्टॉक ऑप्शन होता है वो एक वॉलंटरी स्कीम, मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है, जो इनकरेज करती है एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी में। जो ये स्कीम होती है ये बेनिफिशियल होती है कंपनीज़ के लिए जो एक्टिवली डोमिनेंटली मतलब बेस्ड होती है किसी एम्प्लॉय के टैलेंट वगैरह पे। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है तो सॉफ्टवेयर तभी अच्छे बन सकते हैं जब अच्छी नॉलेज होगी। तो इसके लिए गाइडलाइंस क्या है, जो इशू साइज है ESOP का वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल का। जो कंपनी है वो अलॉट नहीं कर सकती सिक्योरिटीज प्रोमोटर को या पार्ट टाइम डायरेक्टर को इसके अंदर। जो कंपनी होती है वो फ्री होती है डिवाइस करने के लिए ESOP। जो इशू ऑफ शेयर्स है ESOP का प्रेफरेंशियल बेसिस पे वो किया जा सकता है ऐसे प्राइस पे जो कम नहीं है, वीकली एवरेज ऑफ हाई और लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस, वीकली एवरेज ऑफ हाई और लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस और रिलेटेड शेयर्स, ये सब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिस्क्लोज करेंगे डिटेल या तो डायरेक्टर रिपोर्ट में या एनेक्सर्स में। फिर बात आती है ब्रॉट आउट डील्स, कहता है कि जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना मर्चेंट बैंकर में और स्पॉन्सर में वो किया जाता है इसके अंदर, इसे बोलते हैं ब्रॉट आउट डील।
इसमें जो ब्रोट आउट डील है ना, उसमें कोई भी पार्टी है ना वो यूनिलैटरल मतलब अकेले में एक्शन नहीं लेती। इन जो डील होती है इसमें इंटायर इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटी है ना वो फुल में या लोड्स में ली जाती है। क्या इंटेंशन होता है? ऑफ लोड करना मार्केट में, ठीक है, इसे बाद में। तो ये होता है इसका मीनिंग। एडवांटेजेस भी है, ये टाइम वगैरह बचाता है, कॉस्ट वगैरह बचाता है, ये चीपेस्ट है, क्विकेस्ट सोर्स है, ये हेल्प करता है इंटरप्रेन्योर्स की जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेनिफिट होते हैं मर्चेंट बैंकर की हेल्प से, ये सब बता रखा है। ग्रे मार्केट मतलब चोर बाजार हिंदी में बोलेंगे। ट्रेडिंग हो जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले ही, मतलब जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के शेयर 6-8 महीने पहले बेच देते हैं, एक्चुअल में जब पब्लिक इशू होता है उससे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिसाइड करता है इंट्रोड्यूस करना एडिशनल मोड लिस्ट करने का कंपनीज को, ताकि फंड्स वगैरह राइज किए जा सके डोमेस्टिक मार्केट से, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो इश्यूअर होता है कंपनी, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 1 सालों के लिए, वो सब बता रखा है, सिक्योरिटीज़ वगैरह बता रखी है, ठीक है। मेन पर्पज है मीनिंग। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में यही आते हैं ओनरशिप सिक्योरिटी और डेब्ट सिक्योरिटी। ओनरशिप मतलब जो ओनरशिप लेके आती है कंपनी की, तो इन्हें बोलते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें ओनर्स बोलते हैं। तो मतलब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर्स मतलब कि भाई हमें पता है जो कैपिटल होते हैं उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है और हर पार्ट एक शेयर कहलाता है। तो इक्विटी शेयर्स मतलब जिनको ओनर बोलते हैं, रियल ओनर होते हैं, जिनको कंपनी की वोटिंग पावर मिल जाती है, ठीक है। तो वही बता रखा है। इसमें जो मतलब प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है कि मतलब डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, ठीक है। और तो इसमें इक्विटी शेयर में रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम मतलब बची हुई इनकम पे क्लेम ले सकते हैं, एसेट्स पे ले सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, कंट्रोल होता है क्योंकि वोटिंग पावर होती है। पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पे करते हैं फिर इन्हीं को क्लेम मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिनको पहले पेमेंट डिविडेंड मिलता है इक्विटी से पहले, जिनको कैपिटल भी पहले मिलती है लिक्विडेशन में इक्विटी से पहले, लेकिन इनको वो वोटिंग का पावर का अधिकार नहीं है। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कॉम्युलेटिव मतलब अगर पीछे एरर रह गया था, उन्हें डिविडेंड नहीं मिला तो वह नेक्स्ट के सालों में रिसीव कर सकते हैं। नॉन कॉम्युलेटिव जिनको कोई एरर नहीं मिले। रिडीमेबल जो एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम किए जा सकते हैं, और नॉन रिडीमेबल जिनको लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं किया जा सकता। पार्टिसिपेटिंग जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्ट ले सकते हो। नॉन पार्टिसिपेटिंग जो जितना शेयर फिक्स है सिर्फ उतना ही डिविडेंड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और कन्वर्टेबल मतलब जिनको इक्विटी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, और जिनको नहीं कर सकते। गारंटीड मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स है जिन पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड गारंटीड की जाती है। और कम्युलेटिव कन्वर्टेबल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कि ये जो इशू है ना मतलब ये कन्वर्ट किया जा सकता कम्युलेटिव बेसिस पे, ठीक है। फिर फीचर्स हैं, मैच्योरिटी वगैरह होती है इनकी, ठीक है। क्लेम इनकम पे भी क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है ना, एसेट्स पे भी ले सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर होती है। डेफर्ड शेयर्स या फाउंडर शेयर्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो शेयर्स होते हैं इन्हें फाउंडर शेयर्स बोलते हैं। ये जो शेयर्स होते हैं इशू किए जाते हैं प्रमोटर्स को या फाउंडर को कंपनी के, उनकी सर्विस जो उन्होंने सर्विस वगैरह दी थी। ये जो शेयर होते हैं स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट में दिए जाते हैं। ये जो शेयर होते हैं इनके साथ वोटिंग राइट वगैरह भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, वो सब बता रखा है। और स्वीट इक्विटी शेयर जो हम फैमिली मेम्बर एम्प्लॉयज डायरेक्टर वगैरह को इशू करते हैं डिस्काउंट बेसिस पे, ठीक है। कैश के अलावा उन्हें और चीज़ों के लिए जो कंपनी उसे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा स्वीट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए। जो रिजोल्यूशन उसमें नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस सब कुछ लिखा होगा। जो कंपनी है ऐसे शेयर्स को इशू करेगी 1 साल पूरे करने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के वो लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। जो इशू है स्वीट इक्विटी शेयर का वो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो जो सेबी ने बताए हैं। जो इशू है स्वीट इक्विटी शेयर का किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, जितनी भी लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन प्रोविजन वगैरह वो सारे लागू होने चाहिए। लॉक इन पीरियड होता है इसका 3 साल। फिर इसका शेयर वगैरह की बात आती है तो वही है इक्विटी शेयर्स को वोटिंग पावर है, ठीक है। जबकि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वोटिंग पावर नहीं होती, ये सब बता रखा है। अब आते हैं डेब्ट सिक्योरिटी मतलब जिसमें क्रेडिट स्पॉन्सरशिप प्रोनाउंसिएशन लगा है ये आता है। इसमें डिवेंचर और बॉन्ड आता है। डिवेंचर मतलब जो लोन के लिए होता है, मतलब टाइप ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट है कंपनी का। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं इनका इंटरेस्ट होता है स्पेसिफाइड रेट्स में, ठीक है। फेस वैल्यू जो भी कंपनी इसमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। जब डिवेंचर लिखा जाता है ना तो रेट भी उसके साथ ही मेंशन होता है। ये कंपनी की सील के अंदर इशू किए जाते हैं। फीचर्स यही हैं कि जो डिवेंचर होते हैं इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा सर्टिफिकेट की फॉर्म में। जो डिवेंचर होते हैं वो कंपनी की सील के अंदर इशू किए जाते हैं। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है रीपेमेंट का प्रिंसिपल सम एक स्पेसिफाइड डेट को। जो डिवेंचर होल्डर होता है उसे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। जो डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड होते हैं नहीं मिलेगा तो केस वगैरह भी कर सकते हैं। जो फंड राइज किया जाता है इस डिवेंचर से वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। टाइप्स है इसके सिक्योर्ड मतलब जिस पे एक फिक्स चार्ज होता है, एक पर्टिकुलर सेट्स को गिरवी रखा गया, और मॉर्गेज हो गया। और अनसिक्योर्ड या नेक्ड बोल देंगे जिनके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई। रजिस्टर्ड
जो पेबल है सिर्फ उन्हीं को जिनके नाम वगैरह रजिस्टर्ड, एड्रेस वगैरह रजिस्टर्ड कंपनी के रजिस्ट्रार में, और बीआरआर मतलब जिसके पास भी होगा वो उसी को पेबल होंगे। ठीक है, इसमें कोई नाम वगैरह नहीं होता। जैसे आपको 10 का नोट मिल गया, जिसके पास होगा उसी का ही है वो। रिडीमेबल जिनका एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम किया जा सकता है, और ई रिडीमेबल जिसको मतलब लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं किया जा सकता, रिपे नहीं किया, और कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट किया जा सकते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस में। ठीक है, तो यही बता रखा है इसमें। फिर एट पार वगैरह ये सब है, मतलब पार मतलब फेस वैल्यू पे, और प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे इशू करते हैं। इंटरमीडिएटरीज मतलब जो मीडिएटर होते हैं, तो जैसे मर्चेंट बैंकर होते हैं, लीड मैनेजर्स होते हैं, अंडरराइटर मतलब वही जब कंपनी के शेयर पब्लिक सब्सक्राइब ना करते वो ले लेते हैं, वो गारंटी देते हैं। और मर्चेंट बैंकर को हम ना एक्सेप्टिंग इशूइंग हाउस बोलते हैं, क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट वगैरह को ऑपरेट करके चलते हैं। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस वगैरह हैं। फुल अंडरराइटिंग भी कर सकते हैं, पार्शियल या जॉइंट अंडरराइटिंग भी, एक से ज़्यादा के साथ मिलके। अब आती है बैंकर टू इशू। बैंकर टू इशू क्या होता है कि ये जो बैंकर टू अन इशू हेल्प करते हैं हमारी प्राइमरी मार्केट में एक्सेप्ट करने में, जो भी एप्लीकेशन है शेयर्स की, डिबेंचर्स की, और एप्लीकेशन मनी को इन्वेस्टर से, और अगर ज़्यादा आ जाती है तो उनको रिफंड वगैरह करने में। तो इन सब काम में हमारी ये मदद करता है। डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि कहता है कि एक डिवेंचर ट्रस्टी वो ट्रस्टी होता है जो ट्रस्ट डीड की रिक्वायरमेंट होती है इशू करने के लिए डिवेंचर्स कंपनी में, जो सेबी होती है वो कंपलसरी कर देती है कि अपॉइंट करने एक डिवेंचर ट्रस्टी। तो कहता है कि जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो अगर मैच्योरिटी 18 महीने से ज़्यादा है तो हमें एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। जो डिवेंचर ट्रस्टी है उसका नाम डॉक्यूमेंट वगैरह में बताया जाएगा, वो सब बता रखा है, सेबी के पास रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, फिर है ब्रोकर टू इशू। तो कहता है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो मर्चेंट होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जो खरीदते हैं, बेचते हैं, डील करते हैं, प्रोक्योर करते हैं सब्सक्रिप्शन का प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से, लार्ज एरिया में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, जो कंपनी होती है अपॉइंट करती है बहुत सारे ब्रोकर्स को जितना वो जानती है, प्रियर अप्रूवल लेती है रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से। ठीक है, तो ये बता रखा है। फिर आते हैं पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। तो कहता है कि कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी लाइक स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या कहलाते हैं पोर्टफोलियो। जहाँ पे जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट होते हैं वो पर्सन होते हैं, फर्म्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जो एडवाइस करती है डायरेक्ट और अंडरटेक करती है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स को क्लाइंट की बिहाफ पर, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डील करते हैं प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ वगैरह से। ठीक है, फिर ये राइट्स ऑफ शेयर होल्डर वगैरह बता रखे हैं, ये कि जो शेयर होल्डर उनको सर्टिफिकेट लेने का अधिकार है, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट लेने का अधिकार है, डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार है ड्यू डेट पर। ठीक है, बहुत सारे भी अधिकार होते हैं, बोनस वगैरह के, राइट शेयर वगैरह के, जर्नल मीटिंग में पार्ट का अधिकार है, जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग वगैरह उन्हें चेक करने का अधिकार है, कंपनी लॉ बोर्ड में अप्लाई करने का अधिकार है, कंपनी के वाइंड अप के लिए अप्लाई करने का अधिकार है, ये सब बता रखे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर था। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कवर किया।